नाजरीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स शो में जिसका दूसरा सीजन चल रहा है, खुश आमदीद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम है डेडिकेटेड उन मर्द और ख़वातीन को जो यूजुअली काम तो बहुत करते हैं, लेबोरेटरीज में ही उनका टाइम गुजरता है, बहुत कम मीडिया में आते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, और दूसरा वो अपने काम में इतने मसरूफ रहते हैं, उनको उनकी एक्नॉलेजमेंट उनके काम का तभी होता है जब कोई ब्रेक थ्रू होता है और वो उसमें इंसानियत को जो दरपेश मामले होते हैं उनके हल निकल आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर प्रोफेसर तारिक हमीद साहब को। ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जहाँ मेडिसिन पढ़ाया जाता है और खुसूसन जो कार्डियोवैस्कुलर दिल के मामलात जो हैं वहाँ तहकीक भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइफ के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे साहब। डॉक्टर साहब, शुरुआत इस बात से कर लेंगे कि उसमें कोई शक नहीं है कि कायनात की वुसअतें अभी इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन जो बजाय खुद इंसान है एक बहुत ही इवॉल्व्ड, बहुत ही नाजुक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। लेकिन इस मशीन के जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, इनमें दिल तो है तो छोटी चीज, अपेरेंटली तो महज पंप है, लेकिन ये उन ऑर्गेनिज्म में है जो कभी सो नहीं सकता। सो गया तो हमारा तो काम हो गया फिर। तो लेकिन मामला मामला जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई आसान खेल नहीं है कि कोई, कुछ लोग तो 100-125 साल भी जीते हैं और 125, 110, 60, 50 इतने लंबे वक्त तक ये दिल हमेशा धड़कता रहता। ये दिल की हिम्मत है या दिल की ताकत है? आप साइंसदान इसको कैसे समझते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन रेस्ट करता है चाहे दिमागी क्यों ना हो। जी जी, देखिए मसूद साहब, आपने बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो हमारी जो बॉडी है, ऑब्वियसली सारे जितने भी हमारे अज्जा हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन है, सब जरूरी है, लेकिन दिल की एक खास मकाम है, क्योंकि अगर दिल धड़क, जैसे आपने सही कहा, दिल धड़कना बंद हो गया तो काम खत्म। अल्लाह ताला ने दिल को एक ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है कि जब जिस दिन से आप पैदा होते हैं, इनफैक्ट पैदा होने से पहले जब आपका दिल धड़कना भी शुरू हो जाता है, तब से लेके जब तक आपका इंतकाल हो जाता है, तब तक दिल का बस एक ही काम है, जो आपने पंप कहा, वही उसकी प्रॉपर्टी है, उसका काम करना बिल्कुल जरूरी है। साथ में अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने इसको एक खुसूसी वजीफा भी दिया हुआ है कि ये अपना मेंटेनेंस खुद करता है। तो बेशतर चीजों में कभी ऐसा होता है कि अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है कि अपने आप को करेक्ट करता रहता है। तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता, अगर अंदर कुछ चल भी रहा हो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी जो ताकत है ठीक करने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उस टाइम पे जब आपको पता चलता है कि हो गया, उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली इट्स टू लेट बाय दैट टाइम। तो इसीलिए जो है जो हमारा फील्ड है कार्डियोवैस्कुलर, उसमें हम लोग दो चीजों में बहुत खुसूसी ध्यान देते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली इलाज और नई चीजें पता करना ताकि मेडिसिन बनाए, ये बनाए, वो तो है, लेकिन साथ साथ में इस चीज पे भी बहुत जोर दिया जाता है कि आप अपना चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराएं। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको एक ताकत दी है अपने आप को धीरे धीरे करेक्ट करने का, आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप हम लोग चेकअप कराते रहें, वो पता चल जाए, तो उस पे बहुत, उस टाइम पे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बनिस्बत इस पे कि एक बार सब कुछ खराब हो गया। ये एक इरिवर्सिबल चीज है, एक बार हार्ट खराब हो गया, उस सिचुएशन में आ गया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद सिर्फ डिक्लाइन है, उसके बाद हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। और ये खुसूसी चीज हार्ट के साथ ये भी है कि बाकी ऑर्गन्स में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उतने हार्ट अवेलेबल नहीं। लेकिन बाकी ऑर्गन्स में ये है कि अगर हल्के से लिवर में थोड़ा सा काट भी लिया, एक किडनी निकाल भी दिया आपने, तो चल जाता है, लेकिन हार्ट में अगर काम बंद हो गया तो काम बंद हो गया, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो ये अल्लाह ताला की खुसूसी इंसान पे एक मेहरबानी है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो चलता तो जिंदगी भर है, लेकिन साथ साथ में अपना रिहेबिलिटेशन, अपना रिपेयर भी करता रहता है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेसर तारिक हमीद साहब जो हैं, इनका जो दिल के मामले जो हैं, ये बहुत सारे दिलों के मामलों पे काम करते आए हैं, किया भी है। उसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो मतलब कार्डियक अरेस्ट होता है, या जब डॉक्टर कहता है कि आपके दिल का साइज, मतलब उसमें बदलाव आ रहा है, उन चीज़ों पे। और स्टेम सेल्स पे उन्होंने भी काम किया है। स्टेम सेल्स तो बेसिक होती हैं किसी भी आर्गन के वजूद के हवाले से। लेकिन इन सारे, और इस वक्त जो कश्मीर में विंटर चल रहा है और यहाँ
इस दौर में थोड़ा कार्डिक अरेस्ट ज्यादा वाक़ात रोनमा होते हैं, ये शायद कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट की वजह से है या ऐसा होता आया है या ये नया ट्रेंड है, ये खैर देखने की चीज है। लेकिन नाज़रीन, इन सब बातों पर बात करने से पहले तारिक हमीद साहब से पूछेंगे कि उनका जो सफर रहा श्रीनगर के टेंडल बिस्को स्कूल से, जहाँ पढ़ा करते थे एक जमाने में, वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी तक, तो ये सफर तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, तो इसमें कितनी कर्व्स भी आए होंगे वो उनसे भी पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे हमें क्या? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिस्को स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैं 10वीं जमात तक बिस्को स्कूल में पढ़ता था। आई थिंक 1988 में मैंने हाई स्कूल किया हुआ था वहाँ से। उसके बाद मैं दिल्ली चले गया। दिल्ली में मैंने कुछ कोर्सेज़ किए थे और दिल्ली में उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गया था। वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ था 1994 में। और वहाँ से हमदर्द जामिया चले गया था 1996 में, जहाँ से मास्टर्स किया था बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, और वहीं फिर पीएचडी भी की थी बायोटेक्नोलॉजी में। और 2001 में मैं यूएस चले आया था। 2001 में मैं यहाँ पे एक जगह है केंटाकी, वहाँ पे पोस्ट डॉक गया था कैंसर रिसर्च में। और वहाँ पे तकरीबन 10 साल रहा था मैं केंटाकी में। वहाँ से फिर और 10 साल आगे दूसरी एक शहर है अलाबामा बर्मिंघम, वहाँ पे 10 साल दिए। और यहाँ पे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 डेढ़ साल से 1 सवा साल से हूँ। लेकिन ये जो सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिला है। लेकिन वो जो कहते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग कश्मीर से निकल गए थे, वहाँ पे कश्मीर में आपको मालूम है हालात बदल रहे थे, चीज़ें बदल रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह ताला की एक मेहरबानी भी थी हम पे। उस टाइम पे अच्छा तो नहीं लग रहा था निकलना, लेकिन अगर नहीं होता तो जितनी भी चीज़ों से एक्सपोज़ हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे हमारे कलीग्स हैं। उस टाइम पे मुश्किलात तो बहुत हुई बिकॉज़ हम लोगों को आदत नहीं थी बाहर रहने की, खाने की, पीने की। लेकिन उस टाइम पे जैसे भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत करा। बाकी लोगों से दुनिया देखने को मिली, कदम से कदम मिलाने को चला, और फिर अपनी मेहनत और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फज़ल, जो भी आता गया उसको चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, माँ-बाप की दुआओं से जहाँ पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग समथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट हैज़ बीन क्वाइट अ जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब शुरू करेंगे इस मामले पर कि मतलब जब आप पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी में आपका फोकस रिसर्च का क्या था और टेक अवेज आपके क्या थे? राइट, सो मेरा शुरू से जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, मैं बायोकेमिस्ट्री से बहुत फैसिनेटेड था। बायोकेमिस्ट्री, यस। राइट, सो बायोकेमिस्ट्री मतलब जब मैं पढ़ना उसको शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा था कि इंसान का निज़ाम जो है कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चीज़ें होती है। मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ था, बहुत फ़ैसिनेशन था उस चीज़ से। तो उसी सिलसिले में मुझे आगे जो भी मैंने किया तो वो बहुत हावी हो रहा था मेरा इंटरेस्ट उसमें। तो मास्टर्स इसलिए मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी किया था, और फिर मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था उसमें भी मैंने पैथोलॉजी चुना था। वहाँ पे इंडिया में जब बरसातें होती है, मानसून होता है, तो वहाँ पे टाइफाइड बहुत चलता है। तो उस टाइम पे अभी भी नहीं है वैक्सीन कोई टाइफाइड की। तो उस टाइम पे वहाँ पे मैंने रिसर्च जो किया था वो टाइफाइड पे किया था। हमने कुछ प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करी थी, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया रहता है उसमें कुछ प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करी जिसका हमने वैक्सीन पोटेंशियल बहुत डिस्कवर किया था। और खैर मेरी तो पीएचडी उतने तक ही, वो आइडेंटिफाई करना था, उसको कैरेक्टराइज़ करना था, उसकी पूरी स्टडी करना था। उसके बाद कुछ लोग हमारे बाद हमारी लैब में जहाँ मैं काम कर रहा था उसमें आए। उन्होंने उसका अच्छा खासा आगे जाके स्टडी किया था, तो उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल था वैक्सीन का। उसके बाद तो हम वहाँ से छोड़ के चले आए, बट कहने का मकसद ये है कि ये जो पैथोलॉजी है, जो चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी में चीज़ें खराब होती है, पहले से मुझे उसमें इंटरेस्ट था। और उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में, उस टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लोनिंग और जीन्स, ये बड़ा भारी-भारी नाम थे उस टाइम पे। तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेशन था इस सब चीज़ का, तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अपना फ़ोकस रखा। तो शुरू में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कैंसर में यूज़ किया। जब वहाँ से आगे पहुँचा तो फैकल्टी पोज़ीशंस उससे मिलती गई, तो फिर फ़ोकस हार्ट पे आ गया। काम वही था, बट ऑर्गन चेंज हो गया, डिसिप्लिन चेंज हो गया, बट काम बिल्कुल वही है। हम लोग जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसा आपने पहले बताया कि जो हार्ट का साइज़ चेंज होता है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह सब होता है। उसमें बेसिकली बेसिक लेवल पे, जीन्स की लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे क्यों होता है, क्या होता है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ये होता है तो इसको चेंज कैसा किया जाए, इसको बदला कैसे जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरा वैसा इंटरेस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से आगे उसी में चलते गए। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो पोस्ट डॉक्टरेट में आपने क्या किया? क्योंकि यूजुअली होता यह है कि
मतलब बहुत सारे जो साइंस में लोग हैं, काम करते हैं बेहतर लेबोरेटरीज में, उन्होंने एक एक दो दो और कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने 3 4 भी पोस्ट डॉक्स किए और जी, डिफरेंट फील्ड्स में किए। तो राइट। सो आपका क्या रहा, फोकस क्या रहा आपका पोस्ट डॉक का, और मेरा कहाँ किया आपने? मैंने राइट मैंने 2 पोस्ट डॉक किए थे, और लेकिन दोनों पोस्ट डॉक सिमिलर लाइंस पे थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करता हूँ। तो पहले तो मेरा कैंसर के फील्ड में था, लेकिन जिस चीज को मैं कैंसर में स्टडी कर रहा था वो हार्ट में भी वैसा ही रहता है। सो डिसिप्लिन सेम था, ऑर्गन डिफरेंट थे, काम सेम था। तो जिस लैब में मैं पहले काम कर रहा था पोस्ट डॉक में, तो यहाँ पे फंडिंग रहती है प्रोजेक्ट्स की, जो पैसा गवर्नमेंट वगैरह सब देती है। तो उनके यहाँ शुरू-शुरू में जब हम आए थे तो उनके यहाँ पैसा खत्म हो गया था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से दूसरी लैब में जाना पड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा ही हुआ था, क्योंकि दूसरी लैब में भी काम एग्ज़ैक्टली सेम ही हो रहा था, लेकिन ऑर्गन बदल गया, हम हार्ट पे काम कर रहे थे। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काम सेम था, बस लैब चेंज हो गई। ज़्यादा मेरा फोकस चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ से हार्ट पे चले गए, वही मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हम लोग स्टडी कर रहे थे उसको। तो अगर आम लोगों को ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि मतलब आपके पोस्ट डॉक के टेकअवेज क्या थे, तो कैसे जी, हम मतलब ये बात सही है कि साइंस अंग्रेजी में ही है, लेकिन कुछ चीजें तो जो शायद हम उर्दू कश्मीरी में बोल भी सकते हैं शायद। बिल्कुल। देखिए जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है, दुनिया में आप किधर भी खड़े हो जाओ, साइंस साइंस रहती है, वो बदलती नहीं। लैंग्वेज भले ही बदल जाए, हम लोग जिस लहजे में बात वो बदल जाए, साइंस नहीं बदलता। और मैं हर हमेशा जितने भी वहाँ से अभी भी राब्ता में हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो हर हमेशा यही एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग बाहर कैसे आए? तो मेरा हर हमेशा उनसे यही रहता है कि आप अपना इतना कॉन्फिडेंट रखो साइंस के बारे में कि आप जिधर भी बात करो, वो चेंज नहीं हो सकती। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। पोस्ट डॉक्स में जो मैंने सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये सीखी, so सीखी पोस्ट डॉक्स में से हर हमेशा कोशिश करा कि इसका सब हो वी क्लाइम दिस द ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर करियर्स। लेकिन उस टाइम पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हम लोगों की कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्लाह ताला ने आख बोर्ड बार लकब दित्तुत कश्मीर में, जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं। वी हैव अ वेरी बिग टैलेंट पूल इन कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन आजकल पिछले 5-10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे कश्मीरी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ रहे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट। और पोस्ट डॉक में यही चीज आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्पेशली बाहर की लैब्स में जो एक्सपोजर होता है, वो एक अलग लेवल का एक्सपोजर होता है जो हमको कश्मीर में नहीं मिलता है। तो शुरू-शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि यहाँ का लाइफ़स्टाइल, यहाँ की साइंस करने की तरीके, यहाँ के लोगों से बात करने के तरीके, यहाँ बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लोग बात करते हैं। उनका आपसे मतलब है, आपको उनसे मतलब है, काम से काम रखिए, आगे बढ़िए। शुरू में बहुत खराब लगता था, लेकिन जब समझ आई बात में कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो मेहनत करने का कॉन्सेप्ट है, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो आपके काम का फोकस का कॉन्सेप्ट है, वो पोस्ट डॉक आपको बहुत सिखाता है, क्योंकि रात-रात भर कभी आप लैब में रहते हैं, काम नहीं होता है। आपको यहाँ पे मीटिंग्स में जाने का टाइम मिलता है, आपको सेमिनार्स में जाने का टाइम, और बड़े-बड़े साइंटिस्ट वगैरह आते-जाते रहते हैं, उनसे एक्सपोज़ करने का टाइम मिलता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी रहती है। जितना इंसान इसमें सीख सकता है, वो अपॉर्च्युनिटी हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपका जो रिसर्च फोकस है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो आप किस महज पे काम करते हैं दिल के? राइट। देखिए जैसा हमने पहले बात किया था कि दिल में जो है जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से हो, चाहे आपके जेनेटिक्स हो, चाहे आपके खाने से हो, या आपकी जीन्स में हो, या इन स दिल में कोई प्रॉब्लम हुआ, वो अल्टीमेटली एक ही जगह पे आके खत्म होती है, वो जो दिल का धड़कना है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो दिल के धड़कने का जो सिंपल सा एक बेसिक सेल है, उसे हम कार्डियोमायोसाइट कहते हैं। तो हार्ट में जो है, जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते हैं, वो नंबर ऑफ कार्डियोमायोसाइट जो वो लिमिटेड है, वो उतने ही है, वो बढ़ते नहीं, इट डजंट रीजेनरेट। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है दिल में, जिसे हम इंजरी कहते हैं, तो वो कार्डियोमायोसाइट्स मरना शुरू कर देते हैं। तो अब आप ये समझते हैं कि रबर बैंड है, आपके पास 10 रबर बैंड थे, आप उनको खींचेंगे तो अच्छा खासा फोर्स आएगा, लेकिन उसमें से 2-3 आप निकाल लो तो फोर्स कम हो जाता है। तो यही हार्ट में भी होता है, वो सेल्स मर जाती हैं, तो हार्ट का जो कंट्रैक्शन है, जो उसका स्क्वीज होना है, वो कम हो जाता है, तो फोर्स कम होता है। उसकी वजह से जो ब्लड निकल जाता है बाहर आपके ऑर्गन्स को, वो भी कम हो जाता है। तो हार्ट जो है, इसको चेंज करता है, अपनी शक्ल को और बड़ा हो जाता है, जिसे आपने कहा था उसका शेप बदल जाता है, जिसे हम रीमॉडलिंग कहते हैं। तो ये हम लोग समझने की ये कोशिश करते हैं, पहले तो जो इंजरी होती है हार्ट में, ये सेल्स क्यों मरते हैं। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सेल्स मर गई, इसकी वजह से बाकी हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसे मैंने कहा वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग कहते हैं। और अल्लाह ताला ने खुसूसी शर्त दिया हार्ट को कि जब ये सेल मर जाती है, ये दोबारा पैदा नहीं होती, तो वहां पे एक जगह क्रिएट, एक गैप क्रिएट होता है,
जिसको अल्लाह ताला एक सीमेंट से भर देता है, जिसको हम कोलेजन कहते हैं। अब ये समझ लीजिए हार्ट जो है वो बिल्कुल मूवमेंट वाला ऑर्गन है। इसमें अगर आप ये कोलेजन डाल दें, ये सीमेंट डालें तो वो सख्त हो जाता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर स्टिफनेस कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। और इसकी वजह से वो जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हैं, और सेल मर रहे हैं और सीमेंट पड़ रहा है, हार्ट और सख्त हो रहा है, इसे वेंट्रिकुलर स्टिफनेस कहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये धड़कना ही बंद हो जाता है, या इतना कम धड़कता है, इतना बीट कम करता है कि बॉडी को अनफ ब्लड नहीं मिलता है। जब ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ये तो माइकार्डियल इंफार्क्शन हो गया या हार्ट अटैक हो गया, जो कॉमन लैंग्वेज जबान में हम बोलते हैं, तो जब वो पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे ये इरिवर्सिबल, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आप तो दवाइयां हैं जिसको हार्ट बीट हम स्लो करते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती हैं, ब्लड को थिन कर देती, बहुत सारी दवाइयां हैं, बस वो मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। इसके बाद आपके पास दो ही इलाज, या तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा लें, आपको नया हार्ट मिल जाए तो आपका सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या ये मेडिसिन जो है आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। एक तीसरी भी चीज है जिसे हम एलवैड कहते हैं, जो आर्टिफिशियल बाहर से पंप लगता है हार्ट में, वो हार्ट का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है ताकि वो बाहर से काम करना शुरू। तो ये आपने देखा होगा, लोग जो चलते हैं उनमें वो लगा रहता है, पीछे पंप टाइप का रहता है, तो इसे एलवैड कहते हैं। तो यही तीन सूरतें हैं आपके पास, इसको आप वापस नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी पहली बात पे वापस आता हूँ कि हम लोगों को ये आदत डाल देनी चाहिए, जब आपके पास सब कुछ सही चल रहा हो तब भी आपका रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में इस चीज को पकड़ा जाए, इनिशियल स्टेज में इस चीज को पता लगाया जाए, उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक बार उस स्टेज पे पहुंच गया जब कुछ भी नहीं कर सकते आप, देन इट्स एन इरिवर्सिबल थिंग। सो हम लोग इसी को स्टडी करते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं, और अगर होती भी है तो इसका क्या असर है, और इसको चेंज कैसे किया जाए। और मेरा फोकस जो है वो इन्फ्लेमेशन पे है। जब भी कोई चीज हमारी पूरी बॉडी में कोई चीज टूटती है या मर जाती है, एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम का जो उसको निकाल देती है, साफ करती है, सेल्स आती हैं, वो सेल्स जो है बहुत सारी चीजें स्क्रीट करती हैं, बनाती हैं, उनका अलग इफेक्ट होता है सेल्स पे। तो यही सब चीज को हम जो है स्टडी करते तो डॉक्टर साहब बेसिकली ये जो आजकल बहुत सारा रिपोर्ट हो रहा है कि कार्डियक अरेस्ट, जवान लोग चलते मतलब बिल्कुल खेलते खेलते मार्केट से चलते चलते अचानक कोलैप्स हो जाते हैं। तो इस अचानक मतलब ये एक बात तो है कि किसी की उम्र हो तो उम्र के बाद हो तो वेयर एंड टेयर होना ही होना है, लेकिन 20-20, 30-30, 35 साल के जवान, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो हार्ट का, जैसे हम लोग ने ये शुरू से हम सुनते आए हैं कि एक उम्र हो गई तो हो सकता है, लेकिन आजकल हर लेफ्ट राइट आप देखें, ये पहले भी होता था, लेकिन पहले नजर में नहीं आता। आजकल क्योंकि इंफॉर्मेशन है, चीजें पता चल जाती है, मेडिसिन ने इतनी तरक्की की है, पता चलता है। देखिए, तीन वजूहत हैं हार्ट की बीमारियों की। सबसे पहला वजूहत जो है आपकी जेनेटिक्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माँ बाप से बच्चों को मिल जाती है, वो जेनेटिक्स है, तो उसकी वजह से जीन्स खराब होते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उससे भी बढ़ के जो दो चीजें हैं, वो एक तो हमारा लाइफस्टाइल है। जो हमारा लाइफस्टाइल है खाने पीने का स्पेशली, उसमें भी बहुत इफेक्ट होता है। जैसे मैंने ये कहा कि आप खाते रहें, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ट में वो कैपेसिटी है, वो अपने आप को दुरुस्त करता रहता है धीरे धीरे। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि वो रिमॉडलिंग खत्म हो जाती है, अब आप हार्ट की प्रॉब्लम में चले जाते। तीसरी, और जो कश्मीर में बिल्कुल करेक्ट अभी जो है चीज हो रही है, और बिल्कुल समझ आ रही है कि वो बहुत बड़ी वजह है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो है ये इंसान को दिखता नहीं है जाहिरी तौर, लेकिन अंदर एक इतनी ऐसी ऐसी चीज की स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, आपका दिमाग का काम करना चेंज हो जाता है, उस पे हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ा। आपने ये भी कहीं देखा, जब इंसान डर जाता है आपकी हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है, या जब इंसान बहुत सुकून में रहता है तो आप बिल्कुल हार्ट, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल कुछ आराम शांति। सो वो बेसिकली सारा आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो जब इंसान स्ट्रेस में रहता है तो बहुत सारी ऐसी हार्मोन्स, नई चीजें पैदा होती है जो हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। इनको हम क्रोनोट्रॉपिक चीजें बोलते हैं, या हार्ट की रेट चेंज करते हैं, या हार्ट का धड़कना चेंज कर देते हैं, या हार्ट का बिल्कुल काम करना चेंज कर देते हैं। उसकी वजह से डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली ठीक नहीं है। उसके ऊपर से जो स्ट्रेस है, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दैट। और ये आजकल जो आप यंग लोगों में देख रहे हैं, आज जॉब की चीजें हैं, तो बहुत सारी स्ट्रेस है इन लोगों के साथ, ये दिस डेफिनेटली कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दैट। तो डॉक्टर साहब प्रिसाइजली आप का काम जो इस वक्त हो रहा है आपकी लैब का और आपका जाती तौर पे, वो किस मखसूस चीज पे हो रहा है? राइट, सो हम लोगों ने जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था स्टेम सेल्स का, तो हार्ट में बहुत सारी सेल्स रहती हैं और हर ऑर्गन्स में रहती है। तो हमने भी कुछ 2-3 साल पहले एक स्पेशल टाइप का सेल डिस्कवर किया था,
जिसको हम मेसेनकाइमल सेल बोलते हैं। और वो सेल में हमने आई थिंक हमारी लैब पहली लैब थी जिन्होंने पब्लिश किया था कि हमने ये सेल जो है एक खराब हार्ट से निकाली थी और इसको कंपेयर किया था इसी सेल से जो हमने सही हार्ट से निकाली थी। तो इनको हमने दोनों साइड बाय साइड कंपेयर किया कि क्या खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है। तो हमको एक पता लगा, एक प्रोटीन मिली उसमें, एक रिसेप्टर मिला हमको उसमें कि जिसमें ये पता लगा कि जब ये सेल खराब होती है कि ये रिसेप्टर बहुत बढ़ जाता है, जिसे पीडीजीएफ रिसेप्टर बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये कोलेजन, मैंने आपका कहा था, ये सीमेंट बनता है। ये सेल जो है तब्दील हो जाती है उस सेल में जो ये कोलेजन बनाती है, जिसे हम मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। तो जब हार्ट खराब होता है फेलिंग हार्ट में, तो ये सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये सेल्स की तादाद बढ़ जाती है तो ये सीमेंट जो कोलेजन जो है ये बहुत ज्यादा बनाती है, हार्ट जो है सख्त होना शुरू हो जाता है। आजकल हमारी लैब में जो काम ये हो रहा है कि इस चीज को रोका कैसे जाए। एक नई थेरेपी है जिसे कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं। उसमें हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम को हम लोग, ऐसा समझ लीजिए, सेल्स को बाहर निकालते हैं, उन सेल्स को इंजीनियर करते हैं ताकि ये सेल्स जो स्पेसिफिकली इस रिसेप्टर को ढूंढे और खत्म करें। क्योंकि हमने ये देखा है लैब में कि अगर इस रिसेप्टर को आप चेंज कर लें या इसकी एक्टिविटी बंद कर लें तो ये सेल जो है ये सीमेंट नहीं बनाती। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कार टी सेल की थेरेपी यूज करके ऐसे सेल्स को इंजीनियर किया जाए जो हम इंसान में डालें। फिलहाल तो माइस पे काम करें, माइस में डालें, वो इस रिसेप्टर को ढूंढती है, ये सेल्स को ढूंढती है, इनको खत्म कर देती है ताकि सीमेंट ना बने। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये थेरेपी से हम लोग हार्ट फेलियर को क्योर नहीं कर सकते, हार्ट को वापस नहीं ला सकते जहां पे नॉर्मल था, लेकिन हाँ इसका और खराब होना हम डेफिनेटली बंद कर सकते हैं। तो यही हार्ट फेलियर के फील्ड में, हार्ट के फील्ड में ये सबसे बड़ा गोल जो है वो यही है कि जो हार्ट खराब हो गया उसको वापस तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उसको और खराब होने से बचा सकते ताकि इंसान की उम्र बढ़ जाए, उसका जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग है वो हम स्टेबल कर सकें। तो आजकल जो हमारी लैब में यही काम हो रहा है, ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्यों ये सेल चेंज हो जाती है और इस सेल्स को चेंज होने से रोका कैसे जाए। ये चीजें जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हमने पिछले साल एक पेपर पब्लिश किया हुआ था जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया कि ये प्रोटीन क्यों है, क्या करता है और इसके करने की वजह से क्या होता है। तो उस पेपर में हमने ये दिखाया था कि एक ड्रग है, उसको अगर हम डालें एक चूहे में, जिसमें हमने आर्टिफिशियली हार्ट फेलियर इंड्यूस किया, ये ड्रग को अगर चूहे में डालें, वो चूहा जो है वो बेटर फंक्शन करता है, उसका हार्ट बेहतर हो जा रहा है और वो जो चीजें खराब होती है हार्ट में वो नहीं हो रही। तो यही आइडिया को इंशाल्लाह हम जो है क्लिनिकल ट्रायल्स की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेल्स बनाए ताकि इसको ह्यूमंस में किया जाए। We're far from there, but we're going there इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, हम एक दौर में रह रहे हैं जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, डीप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। नाउ वी हैव रोबोट्स पार्ट ऑफ सर्जरीज इन ऑपरेशन थिएटर्स। राइट, लेकिन आप हार्ट को एक्सप्लोर करने में क्या ये नई टेक्नोलॉजीज किसी हद तक हेल्पफुल हैं? बिल्कुल है। और जिस जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिस लैब में मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे मतलब हमारे चीफ हैं, बॉस, वो उस ग्रुप के आई थिंक पहला ग्रुप था यूएस में जिसने आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करा था। उन्होंने एक आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट बनाया था, उस ग्रुप के वो पार्टिसिपेंट थे। सो या हमारी यूएस में तो डेफिनेटली और पूरी दुनिया भर में, यूरोप में आजकल काम हो रहा है आर्टिफिशियल हार्ट बनाने। और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। कुछ तो अभी ट्राई भी किए थे लोगों में, ऑब्वियसली अभी उतने सक्सेसफुल नहीं है। हर चीज जब भी कोई ट्रायल होती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। एक तो वो हो रहा है कि उसको कैसा बनाया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको या तो नया हार्ट मिले ट्रांसप्लांट के लिए तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन उतने हार्ट अवेलेबल नहीं है कि सबको मिले, तो वो आर्टिफिशियल पे जा रहे हैं। और दूसरा जो नया काम हो जा रहा है, हम लोग एनिमल टू एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में एक साइंटिस्ट ने एक पिग से, जो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड पिग था, उससे हार्ट निकाल के ह्यूमन ट्रांसप्लांट में कर दिया। तो वो इंसान भी कुछ टाइम तक जिंदा रहा, उसके बाद ऑब्वियसली उसकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऑब्वियसली बहुत सारा जोर शोर से काम हो रहा है पूरी दुनिया में कि ये जो हार्ट है इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते वापस नॉर्मल हार्ट में, जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको वहां तक नहीं लगता, लेकिन और क्या कर सकते हैं ताकि आर्टिफिशियली हो या जिस तरीके से भी हो उसको बदल सकते हैं। तो हर चीज पे, हर एंगल से चीज हो रही है कि क्यों खराब हो रहा है, उसको कैसा रोका जाए, खराब अगर हो गया तो उसको स्टेबल कैसे किया जाए, क्या नई दवाइयां बना सकते हैं ताकि पेशेंट्स को तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे एंगल्स पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत ही इस इंफॉर्मेट रिच कन्वर्सेशन के आखिर में, कंक्लूजन में एक बात पूछना चाहूंगा। हम अपने इंसान को जब देखते हैं, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये तो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी कायनात का सबसे बनी नवा इंसान तो इसी को कहते हैं। लेकिन मामला है कि अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसका जो दिमाग है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर शायद हम इमेजिन नहीं करेंगे ह्यूमन बॉडी को। लेकिन जब ईमान के मामले होते हैं, तसव्वुफ के मामले होते हैं, इश्क के मामले होते हैं, तब दिल को तरजीह दी जाती है, दिमाग बेचारा पीछे रह जाता है। इसकी वजह क्या है? ये बेचारा तो पंपी है ना। नहीं, नहीं, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसका एक एंगल तो डेफिनेटली ये है कि इसका हार्ट पे जो है बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट है। खाने से लेके, आपके हार्मोन से लेके, आपके मेंटल स्टेटस से लेके, स्ट्रेस से लेके हर चीज़ का इफ़ेक्ट है। और एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हल्की चीज़ से भी परेशान हो जाता है। तो आई गेस शायरों ने या जो भी लोगों ने, मुसव्विरों ने जो भी ये चीज़ कही है, वो इसी हवाले से कही होगी, क्योंकि ये एक हल्की भी अगर कोई चेंज होती है आपकी बॉडी में तो आपका दिल मुतासिर होता है। और अल्लाह ताला भी यही कहता है कि अगर आपके कल्ब में सुकून है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आराम है। तो आई गेस उस हवाले से भी ये जो है, ये सेंट्रल लोकेशन है हमारी जिस्म का। अगर आपका दिल सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, दिमाग है जो कंट्रोल करता है सब चीज़ों को, लेकिन दिमाग का काम ये है कि इफ़ेक्ट कराना। वो इफ़ेक्ट जब हार्ट पे होता है तब बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन देखिए, ये भी एक अजीब डाइकोटमी है ह्यूमन बॉडी में कि दिल तो सबों को सप्लाई करता है, जी, लेकिन जब दिमाग को सप्लाई जाती है, लेकिन पहले रोकता है कि इसने क्या भेजा है। कि राइट। भाई मतलब इसकी वजह क्या है कि भाई कि ब्लड ब्रेन बैरियर, इसकी हुँ। वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए जो हमारा ब्रेन है, उसको 24/7 जो है ग्लूकोज़ खाना चाहिए रहता है। वो बिना उसके काम नहीं कर सकता। तो जो सप्लाई ब ब्रेन को जाती है, वो सबसे प्योरेस्ट सप्लाई रहती है ब्लड की। हमारा जब ब्लड जाता है हर ऑर्गन्स में, उसमें बाकी चीज़ें भी रहती हैं। लेकिन ब्रेन को वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक फ़िल्टर रखा हुआ है हमारा वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर का। वो सारी चीज़ें बाहर निकाल देता है, जो प्योरेस्ट चीज़ है वो ब्रेन को चली जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट भी काम नहीं करेगा। सो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि उसके पास सबसे प्योरेस्ट सप्लाई आती है। वो फ़िल्टर रखा हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर का, जो बाकी चीज़ें ज़रूरत नहीं है ब्रेन में, वो वहाँ नहीं जाती। डॉक्टर साहब, हम नहायत ही मशकूर हैं फॉर दिस रिच कन्वर्सेशन के लिए, और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ से कोई इंशाल्लाह अच्छा ब्रेक थ्रू हो, कि जिसके लिए हम आपको फिर तकलीफ दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे लिए इतना वक्त निकालने के लिए हम आपके नहायत ही मशकूर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मसूद साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके हवाले से जो भी लोग ये सुनेंगे, मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह ऑनलाइन है। किसी को कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, इंशाअल्लाह ताला आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, स्पेशली कश्मीरी लोगों के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।